नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 9 वैश्वीकरण का शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला वन शॉट। आज एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर करने की कोशिश करें, डिटेल में जाने की कोशिश करें, पर अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल डिटेल से लेक्चर देखें तो इसके 4 लेक्चर बने हुए हैं। उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डला दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा और बाकी आप वन शॉट से भी आपकी नैया पार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वन शॉट को। हम क्या क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? तो हम पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। वैश्वीकरण की अवधारणा जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण के कारण जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण वैश्वीकरण हमें देखने को मिलता है। हम चर्चा करेंगे भारत और वैश्वीकरण की और फिर चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों होता है, विरोध क्यों होता है, क्या खामियां हैं वैश्वीकरण में, वो भी आज के इस लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं वैश्वीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या कह रहे हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की अवधारणा। अगर मैं ये बात कहूं कि वैश्वीकरण की जब अपन लोग बात कर रहे हैं, फिर मैं यही चीज कहता हूं कि ऐसा शब्द नहीं है जिसे कि आपने कभी सुना ना हो। ये वैश्वीकरण का वही शब्द है जिस पे मैंने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाया होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है। वही वैश्वीकरण की आज चर्चा हो रही है। आपने 10th क्लास की हिस्ट्री में भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास का अध्याय पढ़ा होगा, तो वहां भूमंडलीकृत वैश्वीकरण ये आपने पढ़े हैं, तो आज भी आपको वैश्वीकरण आसानी से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वैश्वीकरण का अर्थ ही नहीं पता है। वैश्वीकरण को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, स्पेशली मैं बताता हूं, तो मैं सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बच्चों को देता हूं और मैं कहता हूं वैश्वीकरण का मतलब है बच्चों विश्व का एकीकरण। क्या कह रहा हूं? विश्व का एकीकरण। बहुत सी बार बच्चे पूछते हैं एकीकरण का मतलब क्या है गुरुदेव? एकीकरण का मतलब है एक हो जाना। क्या हो जाना? एक हो जाना। वैश्वीकरण का मतलब है विश्व का एकीकरण, पूरा विश्व का एक हो जाना। अब पूरे विश्व के एक हो जाने का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है? क्या ये जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो राजनीतिक सीमा है, वो हट जाएंगी? क्या यह है वैश्वीकरण का अर्थ? क्या पूरा विश्व एक होगा, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं? यह है वैश्वीकरण का अर्थ। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एकीकरण की, हम बात करते हैं एक होने की, तो इसका तात्पर्य यह आता है, इसका अर्थ यह आता है कि हम लोग किन्हीं दो देशों में जो वस्तु है, जो सेवाएं हैं, उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर कोई वस्तु अमेरिका में मिल रही है, वो भारत में भी मिल रही है, तो वह वैश्वीकरण है। आज जो सेवा इंडिया में दी जा रही है, वो अफ्रीकन कंट्रीज में दी जा रही है, वो ऑस्ट्रेलिया में दी जा रही है, वो अमेरिका में दी जा रही है, तो वो वैश्वीकरण है। हम जो सुख सुविधाएं हमें एक स्थान पर, हम पहले क्या कहते थे, अरे भाई ये चीज तो बड़े देशों में होती है। अरे बड़े देशों में क्यों? अब हमारे देश में भी स्मार्टफोन है, हमारे देश में भी सब कुछ है। ये वैश्वीकरण की देन है। तो विश्व का एक होना वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और ये जो विश्व का एकीकरण होता है, ये जो विश्व में आपको पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है, ये किसके द्वारा होती है? ये होती है व्यापार के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ट्रेड के द्वारा ये होती है, व्यापार के द्वारा ये वैश्वीकरण हम लोगों को देखने को मिलता है। तो और इस वैश्वीकरण के क्या अर्थ हैं वो भी अपन जानेंगे। जब वैश्वीकरण की चर्चा होती है और जब भी हम क्लास 10th से पढ़ाते हैं, हर बार बच्चे के दिमाग में एक ही बात रहती है कि सर क्या वैश्वीकरण सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है? और अगर ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है तो सवाल तो ये आता है कि फिर हम यहां पे इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो दो बातें का जवाब दूंगा यहां पे। पहली बात, तो क्या ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा है? नहीं, वैश्वीकरण एक आर्थिक बात भी है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी है, एक राजनीतिक भी है, राजनीति पर भी इसका प्रभाव होता है, और सांस्कृतिक भी है, कल्चरल जो है वो भी है। तो हम लोग तीनों में इसको चर्चा करेंगे। तो जब पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नहीं है, तो हम आराम से आसानी से डिस्कस कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात यह है बच्चों कि चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, वो पॉलिटी में तो डिस्कस होगा ही होगा, क्योंकि वैश्वीकरण हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो व्यापार भी तो सरकार के अनुसार ही चलता है। सरकार ही तय करती है ये कंपनी व्यापार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इस पर इतना टैक्स लगाएंगे, इतना इनकम यहां से होगी, इतना इनको सब्सिडी सहायता देंगे। तो हर चीज जो हो रही है वो पॉलिटी उसका कहीं ना कहीं आधार है, उसका माध्यम तो बनी हुई है। तो वैश्वीकरण के बारे में आइए और डिटेल में और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की अवधारणा, तो सबसे बुनियादी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैश्वीकरण की, वो है प्रवाह।
अगर प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो वैश्वीकरण कहलाएगा। फ्लो या प्रवाह का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वो प्रवाह है, फ्लो है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे शरीर में रक्त बह रहा है, वो फ्लो हो रहा है, चल रहा है ना, एक स्थान से जाता है, फिर आता है, फिर क्लीन होता है, फिर जाता है, तो वो प्रवाह है, वो फ्लो है। सांसें आ रही है, जा रही है, सांसों का फ्लो चल रहा है, आना जाना, ये फ्लो है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहां पे जो बुनियादी बात है वो प्रवाह है, फ्लो है। पर सर किस चीज का प्रवाह, किस चीज का फ्लो होना चाहिए? यहां पे प्रवाह या फ्लो हो रहा है, वो होना चाहिए बेटा वस्तुओं का। एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थान पर जाए, हमारे देश की वस्तुएं दूसरे देशों में बिके, दूसरे देशों की वस्तुएं हमारे देशों में बिके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पूंजी की, पैसा, ठीक है, एक देश की जो कंपनी है वो हमारे देश में आकर करके फैक्ट्री लगाए, अपना पैसा लगाए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर करके आए, अपनी मशीनरी है वो लेकर करके आए, तो उस देश की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, तो ये क्या हुआ? प्रभाव हुआ, ये फ्लो हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं लोगों का आवागमन, लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आते जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विचारों का भी प्रभाव होता है। आज हम लोगों ने देखा कि यार उस देश में तो ये होता है, तो ये एक विचार दिमाग में आया और हम भी उसको लागू करना या उस पर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ये प्रवाह है, प्रवाह, फ्लो। अब इन सब चीजों से क्या होगा? जब मान लीजिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वैश्वीकरण हो रहा है। आज वहां की वस्तु यहां मिल रही है, तो मतलब हमारे बीच में कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। वहां जो पूंजी थी वो आज यहां पर भी हमारे बीच में कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। जो विचार वहां पर काम कर रहे थे वो आज यहां पर भी काम कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं सेम सेम हमें देखने को मिल रहा है। तो यही वैश्वीकरण की आधार बात है, यही वैश्वीकरण हमें देखने को बात करता है। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, देखिए अब प्रवाह कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले जो प्रभाव बोला गया है वो है विचारों का। देखिए बच्चों, विचार पे कोई लिमिटेशन नहीं है, और आज के समय, आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर में, पहले के समय में तो यह था कि हाँ भाई कोई टीचर है या कोई व्यक्ति है वो आपको बताएगा बेटा आप ऐसा कर सकते हो। आज के समय में तो हम इतना समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं, हमारे पास हजारों विचार आते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है? विचारों का प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं, उस विचार पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो विचारों का प्रवाह होता है, आइडियाज का फ्लो होता है, ठीक है ना। और आइडियाज का जो है प्रमोशन भी होता है, ठीक है, प्रचार प्रसार भी करा जाता है। साहब ये मेरा विचार है, इस विचार को इस प्रकार से देश या दुनिया देखे, तो विचारों का प्रभाव होता है। उसके बाद पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना। पूंजी का मतलब है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मशीनें हो गई, किसी प्रकार की, देखिए पूंजी मतलब हम कह रहे हैं कैपिटल, और कैपिटल का मतलब है पैसा, रुपया। तो जब पैसा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वहां मशीनें खरीदी जा रही है, मशीनें लगाई जा रही है, तो वो भी पूंजी है। तो पूंजी का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह होता है। वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना, उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की, यहां तक रोकिए एक बार, व्यापार, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार, तो एक स्थान की वस्तु दूसरे। आज आप काफी सामान देखते होंगे जैसे मेड इन इंडिया लिखा हुआ, वो तो हमारे देश में बना है, वो विदेशों में बिक रहा है। मेड इन चाइना का सामान इंडिया में चल रहा है, मतलब चाइना में बना है और खरीद हमारे देश के लोग रहे। मेड इन जापान का सामान हम लोग खरीद रहे हैं, मेड इन अमेरिका हो सकता है हम लोगों ने खरीदा। तो यहां पे क्या है कि वहां पे बनी वस्तुएं आज हमारे पास है, हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही है वो दूसरे देशों के पास है। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप विचार की बात कहें या आप सांस्कृतिक प्रवाह की बात कहें, तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूं, योग की बात करता हूं, ठीक है ना। योग, जिसको इंग्लिश में आप लोग योगा बोलते हैं वो, और हिंदी में उसको योग कहा जाता है। योग का मतलब होता है संपूर्ण, टोटल, ठीक है ना। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कुल योग इतना है, तो योग का मतलब है टोटल, संपूर्ण। तो आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं योग को अडॉप्ट कर रही है, योग को अपना रही है। तो ये क्या है? ये भारत का विचार था जिसको पूरी दुनिया ने अपनाया है। हमारा विचार का प्रभाव हुआ, फ्लो हुआ, और वो पूरी दुनिया में पहुंचा, और आज पूरी दुनिया उस विचार को अपना रही है। तो वस्तुओं का कई कई बार देशों में पहुंचना। उसके अलावा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। आजीविका का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब अच्छे काम धंधे की, जिससे कि उनको अच्छा पैसा मिले और उनका जीवन अच्छा चले। तो बेहतर आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं? देश के एक कोने से दूसरे कोने में आवाजाही करते हैं। देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जैसे गांवों से काफी लोग शहरों की तरफ जाते हैं, और काफी लोग एक देश से दूसरे देशों में भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? यहाँ पे लोगों का प्रभाव हो रहा है, लोगों का फ्लो हो रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के प्रवाह है, यही कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की बुनियादी बात है, बुनियादी आधार है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। यहां सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रभाव की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। सबसे जरूरी बात क्या है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है बच्चों।
पारस्परिक जुड़ाव होने का मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंस हो रही है, एक दूसरे से जुड़ाव हो रहा है हमारा। और जब एक दूसरे से हमारा जुड़ाव हो रहा है कि साहब वहां की वस्तु हम लोग ले रहे हैं, हमारी वस्तु वहां ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए कि साहब वो हमें दे और हम उनसे ले और हम उनको ये सामान। तो ये जुड़ाव हो रहा है, और जुड़ाव हो रहा है मतलब एक हो रहा है, और एक हो रहा है तब वो वैश्वीकरण है। वो वैश्वीकरण हमें देखने को मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन हम कहेंगे। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवतार है और इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। तो देखो, जब वैश्वीकरण की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही है, इसका राजनीति से, संस्कृति से, इनसे तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये तीनों ही अवधारणाएं हैं वैश्वीकरण की, और इनके बीच में ठीक ठीक हम लोग भेद कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यहाँ कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। विषम का मतलब बड़ा अलग रहा है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं किसी को कुछ बहुत ज्यादा मिला है, किसी को बिल्कुल नहीं मिला। इसके किसी को बहुत फायदे हुए हैं, किसी को बिल्कुल फायदे नहीं हुए। किसी को बहुत नुकसान हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ वैश्वीकरण के जो प्रभाव है ना, वो हमें थोड़े से हट करके थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, उसका पूरा 100% सब पे अच्छा प्रभाव हो ये तो जरूरी नहीं है। कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण। अगर पूरा विश्व एक हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, तो इसके क्या कारण है? कौन से ऐसे कारण है जिनके कारण हमें वैश्वीकरण देखने को मिल रहा है? वो कॉजेस तो हमें जानने होंगे ना। तो आप कहोगे सर ये जो फ्लो हो रहा है ना, प्रवाह जो हो रहा है, इन प्रवाह के कारण ही कहीं ना कहीं वैश्वीकरण हो रहा है। बात सही है। और ये प्रवाह कैसे पॉसिबल हो पाया है? आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए। ये जो प्रवाह जो आज हम लोग देखते हैं, आज हमारे पास हर छोटी से छोटी खबर आज जो दुनिया की है वो हमारे पास होती है। आज उस दुनिया में बनी हुई, उस देश में बनी हुई चीज आज हमारे हाथ में होती है। ये क्या है? ये किस चीज की देन है? तो आप सबके जुबान से एक शब्द निकलेगा, वो है टेक्नोलॉजी। कि सर टेक्नोलॉजी की देन है, प्रौद्योगिकी की देन है। अब आप बोलोगे, बहुत सी बार बच्चे पूछते सर प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? जो बेहतर सुधार आपको देखने को मिल रहे हैं वह सब कुछ टेक्नोलॉजी है बेटा। आज आप हमारे देश के किसी कोने में बैठे हुए हैं और मैं एक कोने से आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप तो मुझे देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के कारण देख पा रहे हैं। मोबाइल हमारे पास है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। नई शुरुआत है, कुछ नया आविष्कार है। और समय के साथ हो सकता है 10 साल 15 साल बाद और भी कुछ एडवांस फैसिलिटीज हमें देखने को मिले, वो टेक्नोलॉजी है। अब ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण कोई नया शब्द है। वैश्वीकरण तो साहब अभी 50-60 सालों में शुरू हुआ है, 100 सालों में शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यापार तो प्राचीन समय में भी होता था। जब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तब भी हमें तो व्यापार देखने को मिलता है कि विदेशों के साथ व्यापार होता था। मतलब पहले भी व्यापार हो रहा, व्यापार को ही कहीं ना कहीं वैश्वीकरण मान रहे। तो उस समय के वैश्वीकरण में और आज के वैश्वीकरण में क्या अंतर आया है? तो हम एक ही बात कहते हैं, वो है हमें गति में परिवर्तन देखने को मिला। गति में परिवर्तन देखने को मिला। पहले जहां पर एक वस्तु, एक सामान को पहुंचने में काफी समय लग जाता था, एक खबर, एक विचार को पहुंचने में काफी समय लग जाता था, आज वो हमें नहीं लगता है। आज हमारे पास सेकंडों में खबर पहुंच जाती है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की स्थिति क्या चल रही है। आज हमारे पास सेकंडों में खबर पहुंच जाती है कि उस देश में सरकार गिर चुकी है, अब अगला कौन वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। सेकंडों में खबर पहुंच जाती है कि वहां पर अभी कोई हमला हुआ है या वहां पर भूकंप आया है, बाढ़ आई है। तो इस सेकंडों में जो खबर पहुंच रही है, ये स्पीड की परिवर्तन है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। तो अगर वैश्वीकरण का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो प्रौद्योगिकी है, वो टेक्नोलॉजी है बच्चों। प्रौद्योगिकी ही सबसे बड़ा आधार बना है वैश्वीकरण को सफल बनाने में। तो चलिए अब जानते हैं, अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद ये पूछना असंगत ना हो कि इस परिघटना में क्या कुछ नहीं बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया वैश्वीकरण तो बेटा विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी हुई बात है। एक वस्तु का दूसरे स्थान पे जाना, विचार का जाना, पूंजी का जाना, इसमें नई बात कौन सी सर? ये तो हजारों सालों से होता हुआ आ रहा है। हमारे जो राजा महाराजा हैं उनका व्यापार दूसरे देशों में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के समय जो दूसरे देशों की सभ्यता है उनके साथ हमें व्यापार देखने का मौका मिला है। तो सर फिर नया क्या है? क्यों इस वैश्वीकरण को इतना हाईलाइट किया जा रहा है? क्या नई बात है? वो बात सही भी है, क्या नई बात है देखते तो।
अगर इन 4 तरह के प्रभाव की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय में जारी रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये कहें कि बस इन 4 तरह के जो प्रवाह है ना, विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों का, इन लोगों के प्रवाह की बात है तो वैश्वीकरण अभी तक अधिकांश दौर में रहा है, अधिकांश समय में रहा है। ऐसा नहीं कि पिछले 60 साल में 100 सालों में ही वैश्वीकरण देखने को मिल रहा है, काफी सालों से ही वैश्वीकरण है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रभावों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है। तो यह पहले के वैश्वीकरण से और आज के वैश्वीकरण में 2 बातें बड़ी डिफरेंट है। क्या? पहली बात तो प्रभाव की गति। ये जो प्रवाह, इनकी गति बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है, इंटेंसिटी इनकी बढ़ी है ना। मैं क्या कह रहा हूं, पहले कोई विचार पहुंचने में वर्षों लग जाया करते थे, आज सेकंडों में आपके पास विचार पहुंच रहा है। पहले कहीं ना कहीं सपने हुआ करते थे कि साहब उस देश की वस्तु वहां पर यूज होती, आज हमारे पास हो रही है। गति बढ़ी है, स्पीड, इंटेंसिटी बढ़ी। और दूसरा, इनके प्रसार का धरातल बेटा। मतलब पहले अगर कहीं ना कहीं सिर्फ 1-2 देशों के बीच में व्यापार हुआ करता था, आज पूरी दुनिया के बीच में व्यापार। आज इंडिया जो सामान बना रहा है वो पूरी दुनिया में बेच सकता है। आज अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में जा सकती है। तो प्रसार जो मतलब उसको एक्सपांशन करना है वो बढ़ चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। ये 2 ही बातें हैं जो हमें पहले के वैश्वीकरण के दौर से आज के वैश्वीकरण को अलग करती है। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। देखिए, वैसे हम किसी एक कारक को कहे कि साहब इसी के कारण ही वैश्वीकरण हुआ, तो ऐसी बात नहीं है, और भी कारक हो सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे अपरिहार्य है, जो सबसे जरूरी है वो था प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें वैश्वीकरण देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के लिए अपरिहार्य, जरूरी सी है टेक्नोलॉजी। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई। तो टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, माइक्रोचिप आया, तो इनसे क्या संचार की क्रांति बढ़ी। संचार का मतलब क्या होता है? अपने मैसेज को, अपने बातचीत का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। आप सोचिए ना, पहले के समय पे एक चिट्ठी लिखी जाती थी और फिर जा कबूतर जा, ठीक है ना, चिट्ठी देकर कर क्या। और सबसे बड़ा चैलेंज जो कबूतर पे था वो ये था कि सही व्यक्ति को ही देनी है ठीक है ना, नहीं तो गलत जगह निशाना लग जाएगा कि बोलना किसी और को चाह रहे थे और कहीं और कबूतर किसी और को देकर के आ जाए, ठीक है ना। तो कबूतर में बड़ी चुनौती हुआ करती थी कि भाई सही जगह ही पहुंचाना है, और थोड़ा रिस्की काम था, ठीक है ना। मान लो कबूतर को सही से दाना वाना नहीं दिया मालिक ने और कबूतर नाराज है, इस बार दियो तो चिट्ठी, अब देख अब ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ठीक है ना, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा। कबूतर प्रयास गलत जगह देकर के आ जाए तो ये सारा का सारा जो खेल है मालिक का तो बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम था कबूतर का, मजाक की बात है बट अब आज के समय में इतना थोड़ी कि हाँ कबूतर को, आज तो व्हाट्सएप के समय में वॉइस मैसेज डाला, टेक्स्ट मैसेज डाला उसके अलावा इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको नंबर की जरूरत नहीं है। बिना नंबरों के जैसे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, अलग अलग जो स्नैपचैट है उन पे लोग बातचीत कर लेते हैं। और इस सबसे जो हाई लेवल, जो प्रो लेवल का मैं मानता हूं वो क्या है बच्चों, जो बच्चे YouTube की चैट में आकर करके बातें करते हैं ठीक है ना मैं सच में मतलब मुझे बड़ा अचंभा होता है, YouTube की चैट में जिन बच्चों से हम कभी जिंदगी में मिले नहीं, जिन यारों से, जिन दोस्तों से, हम उनसे इतनी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। सच में मैं मेरी जिंदगी में बड़ा आश्चर्यचकित था, ठीक है ना। तो ये संचार की सुविधा अब तो बढ़ गई है, हम जल्दी से हमारे विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, पर पहले के समय में नहीं था। और इन सब चीजों के आने के बाद ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे संचार की क्रांति बढ़ी है। शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीकें आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। जब छपाई मुद्रण, आपने क्लास 10th में हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ा था, तो जब छपाई की शुरुआत हुई तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी, राष्ट्रवाद की जो बेस है वो रखा। क्योंकि प्रिंटिंग होना शुरू हुई, काफी किताबें छपना शुरू हुई, लोगों तक पहुंची, लोगों में ज्यादा ज्यादा राष्ट्रवाद का जोश भरा गया और लोगों को बताया गया कि साहब आप अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए उठिए और लड़िए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इसी तरह आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा, और हम ये मानते हैं। सोचने की अपेक्षा करने की क्या बात है, प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ता है। आज हम, हमारे टेक्नोलॉजी हमारे सोचने को बड़ा प्रभावित करे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जैसे कि अगर आप कभी चाहे यूट्यूब चला लीजिएगा या चाहे कुछ भी चला लीजिएगा, अगर आप कोई चीज एक बार आप देख लेंगे, आपने देख लिया कि साहब मुझे जूते चाहिए,
वो आपको बार बार में शूज दिखाएगा और वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि साहब तुझे जूते चाहिए, तू ले क्यों नहीं रहा है, लेना भाई, अरे ले। और वो तो बस चले तो किसी दिन वो मोबाइल से बाहर निकल के, अरे भाई तूने जूते देखे थे, ले नहीं रहा, ले खरीदना भाई जूते। ले कब लेगा, रोज बार बार में स्क्रॉल कर रहा है, जूते ले नहीं रहा है तो कब लेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे सोचने विचार, और कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको रियलिटी के साथ ये बात बताता हूं, अगर आपको कोई 10 दिन बैक टू बैक बार बार में एक बात बोलेगा ना, आप सोचने लग जाओगे हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है। अब हमारे दिन सारे दिन हमारे हाथ में फोन रहता है और हमने एक दो बार अगर किसी भी प्रकार की कोई रील देखी, कोई शॉर्ट्स देखा या कोई बात पढ़ ली, बार बार में वो वैसी ही बातें हमारे सामने लाएगा, और अगर वैसी होगी तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा वो भाव कि हाँ यार ये बात तो सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, या कोई बिठा दी बात गलत ही है चाहे वो सही क्यों ना हो। तो मतलब वैश्वीकरण की जो टेक्नोलॉजी है इससे हमारे सोचने पे प्रभाव पड़ रहा है, 100% प्रभाव पड़ रहा है। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसान प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रभावों की गति में अंतर हो सकता है। देखो, विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों की विश्व में आवाजाही के कारण ही कहीं ना कहीं वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया। इन चारों के प्रभाव की गति में भी अंतर हो सकता है विचार जल्दी पहुंचते हो सकता हो पूंजी जो है वो पहुंचती हो, वस्तुओं का आवागमन आसानी से हो जाता हो पर लोगों का नहीं होता हो, ठीक है ना। तो इनमें अंतर हो सकता है, पर पहले की तुलना में देखें तो जो इंटेंसिटी है, जो स्पीड है वो बढ़ी है। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो ऐसी बात नहीं है। यहां जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। संचार साधनों की तरक्की कि अगर हम लोग ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी आई है कि आज हम संचार साधनों से इतना जुड़ चुके हैं उसके कारण ही वैश्वीकरण अस्तित्व में आया, तो सिर्फ ऐसी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि हम लोग हमेशा से कहते आए वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरा संसार एक परिवार है और परिवार में एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है। तो वैसा अब लोग इस वैश्वीकरण के कारण महसूस करते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज कोई घटना कहीं घटती है हमें पता रहता है, खबर रहती है हम लोगों को। आज हम इस बात को लेकर सजग है कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर कहीं पे भी विश्व के किसी भी एक हिस्से में कोई घटना घटेगी तो उसका प्रभाव दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा, बाकी विश्व के देशों पे भी पड़ेगा। चलिए, अब हमने कहा कि इसके 3 प्रकार के प्रभाव है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो राजनीतिक प्रभाव से करते हैं। राजनीति की जब बात आती है, सीधा सा पॉइंट हमारे दिमाग में आता है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, कानून निर्माण से जुड़ा हुआ, और कहीं हद तक कुछ हद तक हम ठीक भी है। सही मायनों में राजनीति की बात करें तो राजनीति वो है जहां पे जनता का कंट्रीब्यूशन होता है। जनता डिस्कस करती है कि हमारी सरकार ने काम करा सही है गलत है, जनता का निर्णय, जनता की राय, मशवरे, ये सब कुछ राजनीति का भाग होती है। तो जब वैश्वीकरण का दौर आ रहा है, वैश्वीकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करना जारी करते हैं, शुरू करते हैं, तो राजनीतिक प्रभाव से हम ये समझना चाहते हैं कि वैश्वीकरण आने के बाद क्या सरकार की जो शक्ति है, ताकत है देश को चलाने की, वो कमजोर हुई है या वो ताकत बढ़ी है। क्या वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में जा रही है, तो क्या इन कंपनियों ने देशों की सरकारों को कमजोर कर दिया है? क्या इन कंपनियां सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की सरकारें देश चला रही है, बाकी ये कंपनियां देश को चला रही है? तो राजनीतिक प्रभाव के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें यह देखना है कि जो राज करने वाले हैं क्या सच में उनकी नीति, उनकी पॉलिसी चल रही है, या जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनकी नीति से देश चल रहा है। यह हम लोगों को जानना है। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। तो सबसे सीधा सरल विचार सवाल जो हम लोग कह सकते हैं वो यह है, राज्य मतलब सरकार, कि क्या सरकार की क्षमता, सरकार जो कर सकती है उसमें कमी आती है वैश्वीकरण के कारण? क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण सरकार की ताकत कमजोर होती है, कम होती है? तो देखिए, कोई भी चीज हो, चाहे वैश्वीकरण हो, कोई व्यक्ति हो, व्यवस्था हो, कुछ भी अच्छा या बुरा या दोनों होती है। इसी प्रकार से अगर हम वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव देखें तो हम दोनों तरफ से देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार की शक्तियां कम भी हुई है और किस प्रकार से हम देखें कि सरकार मजबूत भी हुई है। दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों पर चर्चा करेंगे।
पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने कामों को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। तो पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य है उसकी धारणा पुरानी हो गई। देखिए पहले के समय में क्या था कि कल्याणकारी राज्य की धारणा थी कि साहब कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, राज्य को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए कि लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम करना चाहिए, सोशल वेलफेयर के काम करने चाहिए। ये चीज पहले का मतलब यह है कि वैश्वीकरण से पहले अगर मैं आप लोगों को चर्चा करूं, थोड़ा और भी पीछे लेकर के जाऊं तो डिस्कस करें तो हम जब अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं तो दो प्रकार की थ्योरी पढ़ाते हैं बेटा, एक है क्लासिकल थ्योरी और एक है मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के जो अर्थशास्त्री थे उन लोगों का ऐसा मानना था कि साहब कम से कम इंटरफेयर सरकार का होना चाहिए, पर मॉडर्न थ्योरी के जो अर्थशास्त्री आए जो कि 1900 के बाद के दौर की बात है, 1930 के बाद की दौर की बात है, उन लोगों का यह मानना था कि ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप सरकार को करना चाहिए और क्या करना चाहिए, लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे बात करें वैश्वीकरण से पहले तो लोगों का यह मानना था कि सरकार कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए काम करे और कम से कम हस्तक्षेप सरकार का होना चाहिए। राज्य अब कुछ है कि काम करेगा। जब वैश्वीकरण आ गया है, देखो जनता को क्या चाहिए, वो फैक्ट्रियां बना रही है, बिजनेसमैन तय कर रही है, बेच देंगे, जनता खरीद लेगी, काम मिल जाएगा, धंधा सब कुछ हो जाएगा। तो फिर सरकार का क्या काम है, वो कानून बनाए, कानून व्यवस्था को संभाले और नागरिकों की सुरक्षा करे। ये दो तीन काम ही उनके पास रह जाएंगे। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब से वैश्वीकरण आया है तब से क्या है कि जो सरकार पहले लोक कल्याणकारी कार्य करती थी, जनता के भले के लिए जो काम करती थी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जो काम करती थी, अब सरकार वो काम नहीं करती है। सब कुछ क्या है मार्केट पे छोड़ दिया कि मार्केट जो बनाएगा, लोग जो खरीद सकते हैं वो खरीद ले और जो नहीं खरीद सकते हैं वो ना खरीदे। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। तो लोक कल्याणकारी के राज्य की जगह बाजार जो है, मार्केट है, वो तय कर रहा है कि आर्थिक प्राथमिकता क्या है, मतलब पहले क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, सामाजिक रूप से पहले किन चीजों की जरूरत है, सब कुछ जो तय कर रहा है वो मार्केट मार्केट तय कर रहा है। और मार्केट तय करने का मतलब क्या है, जो प्राइवेट है वो तय कर रहा है। तो मतलब अब प्राइवेट का तो उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, तो इनको तो कोई मतलब नहीं है कि गरीब को के साथ क्या हो रहा है, सामाजिक पिछड़ापन है उसका अर्थ क्या है, उनको वो नहीं पता। तो इसलिए जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए सरकारें काम करती थी वो काम अब राज्य नहीं कर पा रहा है। ये एक प्रकार से वैश्वीकरण के आने से राजनीतिक प्रभावों की चर्चा हुई है। ऐसा नहीं कि सारी बातें ये हुई है, हो सकता है संभावना ऐसी हुई हो या ना हुई हो, पर ऐसा माना जाता है लोगों का। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय निगमों का मतलब है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में व्यापार चल रहा हो, उनकी कंपनियां वहां पे स्थापित हो, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये इनके पास खूब अथाह संपत्ति होती है, तो ये बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन करते हैं, काफी लोगों को रोजगार दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर ये देश को प्रभावित कर रहे हैं। इसी के साथ एक और बात भी है कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसी बात नहीं है। पर हम ऐसा सोचे कि सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण आने से ही राज्य की जो ताकत है वो कम हो गई है, राज्य की शक्तियां कमजोर पड़ गई है, तो ऐसी बात नहीं है, उसकी ताकत में बढ़ोतरी भी हुई है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। देखिए राजनीतिक समुदाय के रूप में देखें तो राज्य की प्रधानता आज भी है, सरकार आज भी प्रमुख है। क्यों प्रमुख है? पहली बात तो कौन सी कंपनी देश में आएगी और कौन सी कंपनी नहीं आएगी, क्या वस्तु बनाएगी, क्या वस्तु नहीं बनाएगी, कितनी बनाएगी, कैसे बनाएगी, इससे सारा कंट्रोल है ना, वो तो सरकार के हाथ में है। सरकार ही कानून बना रही है, तो वो चाहे तो किसी भी कानून के तहत किन्हीं भी कंपनियों पर रोक लगा सकती है, किसी कंपनी को टैक्स में छूट दे सकती है, किसी कंपनी पर ज्यादा टैक्स लगा सकती है, किसी भी प्रकार का मतलब पूरा जो कंट्रोल करने का जो काम है ना, वो तो अभी भी सरकार के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है वो कम नहीं हुई है, सरकार का जो रोल है वो कम नहीं हुआ। सरकार का रोल जैसे पहले था वैसे ही राज्य की ताकत अभी भी बनी हुई है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो राज्य कानून और व्यवस्था को संभाल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ वहां काम नहीं कर रही जहां उनको लगता है कि प्राइवेट कर लेगा, और अगर
प्राइवेट तो करेगा और फिर भी जरूरत पड़ी तो हम लोग कर लेंगे, और इससे इनके करने से कोई समाज पे कोई बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे स्कूलें हॉस्पिटलें प्राइवेट खोलने की परमिशन सरकार ने दे रखी है, बट सरकार खुद भी खोल के बैठेगी, जो गरीब जो वंचित है वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो यहां से पढ़ लेगा। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, पर सरकार बस वहां से हाथ खींच रही है जहां पर उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, कोई बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। और अगर अभी भी चाहे तो किसी कंपनी को या किसी को भी कंट्रोल करने का जो काम होगा वो सरकारों का ही होगा। सरकार अभी भी ताकतवर है। राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि अब तो ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण आने के बाद राज्य की जो ताकत है वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, इजाफा हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे, राज्य की ताकत में इजाफा कैसे हुआ है? देखिए, अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सोचने जुटा सकता है। तो अब राज्य के पास, सरकार के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, नई नई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी अब सरकारों के पास आ गई है, और उस टेक्नोलॉजी के बदौलत सरकार अपने नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकता है कि भाई कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोगों के पास ये भी सुविधा नहीं है, कितने लोगों के पास ये सुविधा है, और उसी के अनुसार फिर सरकार नीति का निर्माण करके उन लोगों तक पहुंच सकता है, उन लोगों तक की सारी जानकारी रख सकता है। तो बल्कि सरकार ज्यादा ताकतवर हो गई है। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। तो अब अगर हम लोग देखें तो जो राज्य है, जो सरकार है, वो पहले की तुलना में क्या है, अब ज्यादा ताकतवर है, अब ज्यादा मजबूत है। चलिए अब बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव का। आर्थिक प्रभाव इससे पहले है, पर वो मैंने सबसे आखिरी में लिया है, सांस्कृतिक प्रभाव के बाद लिया है। क्यों? क्योंकि वो सबसे मेजर है, सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है, इसलिए अपन उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सांस्कृतिक प्रभावों का मतलब क्या है? हमारे संस्कृति पे, हमारे कल्चर पे प्रभाव। संस्कृति या कल्चर का मतलब क्या होता है? हमारे विचार, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, बोली चाली, ये सब कुछ हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न हिस्सा होता है। संस्कृति किससे बनी है? संस्कारों से बनी है। मतलब जो हम आदर्श, जिन मूल्यों को मानते हैं, वो हमारे संस्कार है, और उन्हीं से मिलकर करके हमें संस्कृति देखने को मिलती है, कल्चर हमें देखने को मिलता है। हर देश का अपना कल्चर होता है, हर समुदाय का अपनी संस्कृति होती है। तो क्या ये वैश्वीकरण के कारण क्या किसी देश की संस्कृति को दबाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, या इस वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक प्रभाव अच्छे हुए हैं? आइए वो देखते हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। वैश्वीकरण से यह होता है कि क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। देखिए अब क्या है, इन्होंने क्या बोला कि वैश्वीकरण से ये डर है कि विश्व की जो संस्कृतियां है वो खतरे में पहुंच जाएगी, उनको खतरा है। कैसे है वो देखो। अब जो ताकतवर देश है, जो मजबूत देश है ना, वो क्या करते हैं, अपने लोगों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं, दूसरी कंपनियों को, अपनी कंपनियों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं। वो वहां पर उनका कल्चर जो है, उनकी संस्कृति, उसको प्रमोट कर रहा है। तो जिस देश में वो जा रहे हैं, तो क्या उस देश की संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं, उस देश के कल्चर को, उस देश की संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं। तो इससे तो बाकी सारी संस्कृतियां खत्म हो जाएगी, और एक ही देश की या एक ही जैसी संस्कृति पूरे विश्व में रह जाएगी। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे समरूपता आ रही है, सांस्कृतिक समरूपता आ रही। जो मजबूत देश है उसी की पूरी दुनिया में क्या है, संस्कृति फैल रही। तो क्या ऐसी बात है? सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा हो। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। तो सांस्कृतिक समरूपता का मतलब यह नहीं कि अब विश्व में कोई नई संस्कृति, नहीं कोई नया ही कल्चर शुरू हुआ हो, नहीं। इसका अर्थ यह बताया जा रहा है कि भैया क्या है कि पूरे विश्व पर पश्चिम की जो संस्कृति है, जो पश्चिम का कल्चर है ना, वो लादा जा रहा है। जैसा पश्चिम में, मतलब अमेरिका में, यूरोप के कंट्रीज में जैसा होता है, वैसा ही पूरी दुनिया करे, वो संस्कृति, वो कल्चर लादा जा रहा है। तो क्या ये बात सही है? कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं वेस्टर्न का हम पर इतना प्रभाव हो चुका है कि वो जो लोग करते हैं ना, हमें वही सही लगता है। और हम काफी बार मॉडर्न 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 बोल करके यार वहां भी तो होता है, सही है, वहां भी होता है, तो हम बहुत गलत चीजें कर बैठते हैं, जो कि गलत बात है। वहां की संस्कृति, हम मतलब कोई ये चीज खा रहा है, अरे वहां भी खाते हैं, डेट्स ओके, ये पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे वो ठीक है, सब वहां भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो वहां की संस्कृति है, उसका प्रभाव दुनिया पे छोड़ा जा रहा है। तो क्या इससे बाकी संस्कृतियां खतरे में है? देखते हैं। इसलिए ये केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। तो जो लोग वैश्वीकरण के खिलाफ है, वो तो कहते हैं कि इस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति पूरी दुनिया में छा जाएगी, और उससे गरीब देशों को तो नुकसान होगा जो होगा, बल्कि तो पूरी मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि ये तो दूसरे देशों से, उन लोगों से उनकी संस्कृति, उनके संस्कार ही छीन लेगी। इसके साथ साथ ये मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। देखिए अब यहां पर क्या है
कि मान लेना कि एक भूल है कि सांस्कृतिक प्रभाव नकारात्मक है, आपको सिर्फ सांस्कृतिक प्रभाव जो नकारात्मक नेगेटिव देखने को मिले, ये गलत बात है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं, जड़ का मतलब होता है रिजिड, कठोर, जिसको बदला ना जा सके, जड़ वस्तु नहीं है, रिजिड कठोर वस्तु नहीं है। संस्कृति कल्चर वैश्वीकरण से हुआ क्या है, वैश्वीकरण ने हमारी चॉइस को बढ़ाया बेटा। चॉइस को कैसे बढ़ाया है, ऑप्शन को कैसे बढ़ाया है। जैसे आज उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं जींस है, तो जींस वेस्टर्न का कल्चर है, हमारे कल्चर में नहीं थी, हमारे यहाँ पे धोती कुर्ता चला करता था, ये था। अब जींस जब से आई तो ऐसा नहीं कि जींस ने ये कह दिया कि साहब धोती कुर्ता बंद, नहीं, जिसको धोती कुर्ता पहनना है वो पहने, और जिसको जींस पहननी है उसके पास एक जींस का एक और ऑप्शन बढ़ गया। इसी प्रकार से अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो जींस पे कुर्ते चलने लगे, वो कुर्ता भारत का कल्चर है, पश्चिम का कल्चर नहीं है। तो और अब जींस और कुर्ते का बढ़िया मिक्सचर बैठ गया, बल्कि अपन लोग ऊपर कुर्ता नीचे जींस पहनते हैं, ऊपर कुर्ता नीचे जींस पहनते हैं। और जैसे शादियों में एक ड्रेस ली जाती है, इंडो वेस्टर्न ड्रेस उसको कहते हैं। उसका क्या होता है, पहले ऊपर नीचे कुर्ता पजामा सा आता है और ऊपर कोट टाइप में सी आता है। तो कोट तो जो पहचान है वो किसकी है, वेस्टर्न की है, और कुर्ता पजामा हमारे इंडिया की हो गई। तो इंडो वेस्टर्न, तो वो ड्रेस में क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, वो मिक्सर हो गया। तो चॉइसेस हमारे पास, जो चयन है ना वो बड़ा है, अवसर हमारे पास बढ़े कि अब हम इसका भी और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण ने हमारे पास और ऑप्शन रखे हैं, ना कि किसी संस्कृति को दबाया या खत्म करा। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। देखिए, हर संस्कृति हर समय पर बाहरी जो प्रभाव है उनको स्वीकार करती है, और नकारात्मक वो है जिससे हमारी पसंदों में कमी आए। पर यहाँ तो हमारी पसंदों में बढ़ोतरी हुई है, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। आज अगर कोई बोले फास्ट फूड खाओ, ये पाबंदी तो नहीं है ना भाई, मेरे पास इंडियन जो फूड है वो भी चॉइस में, और जो फास्ट फूड है वो भी चॉइस में, जो मैं खाना चाहूँ मैं वो खा सकता हूँ। मेरी पसंद बड़ी है, मैं चाहूँ जो वो ले सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो खा सकता हूँ। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। तो कभी कभार हमारे पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है हमारी। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। तो सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो इसके उल्टा प्रभाव भी हमें इसका देखने को मिला है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। तो देखिए, सांस्कृतिक समरूपता को तो हमने क्या कहा कि पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है, वो उसका एक पहलू हो सकता है, बट इसके विपरीत भी है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण हो रहा है, इसके मतलब हर संस्कृति अब कहीं ना कहीं अलग और विशिष्ट होते जा रही है, अलग और विशिष्ट होते जा रही है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर मैं वापस कहता हूं, योग। योग किसकी संस्कृति थी, हमारी संस्कृति थी, भारत की संस्कृति थी। आज पूरी दुनिया उसको अपना रही। लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गया, रनिंग था पहले, जिम थी, अब तीसरा ऑप्शन है योग। यार योग क्यों नहीं करें, जिम कर लो या योग कर लो। जिम वाला आपको जिम के फायदे बताएगा, योग वाला आपको योग के फायदे बताएगा। ऑप्शन जुड़ गया ना उन पश्चिमी देशों के पास, क्या साहब योग। तो ये क्या हुआ कि हमारी संस्कृति वहां पर पहुंची। तो अब क्या हुआ, ऑप्शन लोगों के पास बढ़ गए, वहां के लोगों के पास यार जिम भी जा सकते हैं और योग भी जा सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे वहां जा सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण हमें देखने को मिलता है वैश्वीकरण के कारण। चलिए अब आ जाते हैं आर्थिक प्रभाव। इकोनॉमिक रूप से क्या प्रभाव हुए वो देखते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण को सबसे बड़ा सवाल तो आता है कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है, ठीक है, उसको कैसे परिभाषित किया जाए। जब भी हमारे दिमाग में आर्थिक वैश्वीकरण की बात आती है तो हमारा सीधा सीधा ध्यान IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे, और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, या इन संस्थाओं की दुनिया में क्या भूमिका है, इसी पर हमारा फोकस जाता है। पर ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हमें आर्थिक में देखने को मिलते हैं। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, संकीर्ण मतलब छोटे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और किसे सबसे कम है। तो आर्थिक वैश्वीकरण के अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ को हमें सोचना चाहिए कि इससे वैश्वीकरण से किसको कितना फायदा हुआ है और किसको कितना नुकसान हुआ है, वो सबसे पहले हमें जानना चाहिए।
यह भी देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसको नुकसान उठाए। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। तो जनरली जब हम आर्थिक वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो गया। इकोनॉमिकली जो है जो फ्लो है वो बढ़ा। अब इकोनॉमिकली फ्लो का मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ना, कैपिटल का फ्लो बढ़ना, इनका फ्लो बड़ी तेजी से बढ़ा है और वही कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण हम मान रहे हैं। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। देखिए, कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होता है, अपनी इच्छा से होता है, ठीक है, और कुछ जबरन लादे जाते हैं। नहीं साहब, आप इनको तो मानना ही पड़ेगा, ये तो आपके लिए मानना कंपलसरी है। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहां होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए। वैश्वीकरण के चलते क्या हो, वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। आज हमारे देश में जो वस्तु बन रही है हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, दूसरे देशों में जो वस्तु बन रही है वो हमारे देश में बेच रहे हैं। पहले क्या था, इनके आयात पर प्रतिबंध लगे होते हैं कि नहीं साहब, हम तो वहां का सामान मंगवाएंगे नहीं, वहां का सामान हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे देश का सामान वहां नहीं जाएगा। आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, रोक टोक लगी हुई थी। पर अब वैश्वीकरण के कारण उन रोक टोक को, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है या कम कर दिया गया है। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर भी आप कहीं कम प्रतिबंध है। ठीक है, दुनिया में पूंजी की आवाजाही, जैसे आप देखिए FDI की जब अपन लोग बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ होता है बच्चों, जब कोई बाहर के देश की कंपनी हमारे देश में आए, फैक्ट्री स्टेब्लिश करे, यहाँ पे प्रोडक्शन करे, वो FDI है। तो अब बाहर से कंपनी आ रही है, आराम से अपनी फैक्ट्री लगा रही है या पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो कहाँ रोक टोक है। हमारे देश की कंपनियां भी बाहर जा रही है तो कम प्रतिबंध है। और ये देखिए, आयात पर प्रतिबंध, कंपनियों का यहाँ पे आने पे प्रतिबंध, ये जितने भी प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, इन प्रतिबंधों को कम करना या हटाना, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है या उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। तो व्यवहारिक धरातल पर देखें तो धनी देश के जो निवेश करता है, जिनका खूब पैसा है, ऐसे देश के जो निवेश करता है वो दूसरे देशों में पैसा निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। विशेष करके विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में वो लगा सकते हैं। मतलब वहां अपनी फैक्ट्री लगा ली, वहां अपनी इंडस्ट्री लगा ली, वहां के लोगों को रोजगार दिया, ये सब कुछ। वैश्वीकरण के चलते विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रभाव अबाध हो उठा। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। तो अब विचारों का भी प्रभाव अच्छे खासे से हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइलों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा प्रभाव हो रहा है। अबाध है कि अबाध का मतलब क्या होता है, बिना किसी बाधा के, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तु और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उसी सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। तो देखिए, वस्तुओं का, पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, विचारों का भी बढ़ा होगा, पर लोगों का नहीं बढ़ा। क्योंकि देखो, लोगों के प्रभाव पर क्या है, रोक है। हर देश किसी को नहीं अपनाता। हर देश ऐसा नहीं कि कोई भी वहां जाए, रहे, कमाए फिर आ जाए, ऐसा नहीं होता। रोक टोक लगाई जाती है, जैसे कि सिटीजनशिप के द्वारा, कि आप हमारे नागरिक हैं तो ही आप हमारे देश में रह सकते हैं, या आप घूमने फिरने के लिए आए तो इतने दिन ही हैं, फिर आपको यह देश, हमारा देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। आवाजाही जो है ना, वो पहले की तुलना में कम हो गई। पहले के वैश्वीकरण में देखें तो लोगों की आवाजाही ज्यादा थी, और आज के समय में जो है वो कम हो गई है, और स्पेशली कोरोना के बाद तो बहुत ही कम हो गई है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनकी नागरिकों की नौकरी धंधे न त्याग ले। देखो, अब क्या है, जनरली होता क्या है, जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, अगर ऐसी पाबंदी ना हो कि कोई भी लोग आएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ऐसा तो क्या होगा, विकासशील देशों से विकसित देशों में लोग चले जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां काम धंधा करेंगे। जब ये जो विकासशील देशों के लोग हैं वो तो वहां चले गए, वहां काम धंधा करेंगे, वहां अपना व्यापार सेटअप कर लेंगे, पर जो फिर वहां विकसित देश के जो नागरिक है उनका क्या होगा, उनके तो सारे धंधे सब कुछ है वो उन्होंने विकासशील देशों के लोगों ने अपना लिया। इसलिए क्या करते हैं, रोक लगाई जाती है कि नहीं साहब, बाहर के लोग हमारे देश में नहीं आएंगे, आएंगे तो जितने 10 दिन 15 दिन घूमने फिरने के लिए आओ, फिर वापस चले जाओ। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण की बात नहीं है, ये हर चीज पे लागू होता है कि अगर मैं कोई नीति अपनाता हूं, मैं कोई तरीका अपनाता हूं और मैं सफल होता हूं, और वही तरीका आप अपनाओ, तो जरूरी नहीं आप सफल हो।
या मैंने कोई नीति अपनाई और मैं विफल हो गया तो आप भी वो नीति अपनाएंगे तो विफल होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सब कुछ डिपेंड अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ऐसे वैश्वीकरण के परिणामों की बात करें तो एक समान नीति का अर्थ ये नहीं है कि उसका हमेशा परिणाम भी सेम होगा। अगर एक पॉलिसी अपनाई तो उसका जो रिजल्ट है वो भी सेम देखने को मिले, ये जरूरी नहीं। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। देखिए, अब आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में दो भागों में बढ़ गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये वस्तुएं सेवाओं का आना जाना हो रहा है, विचारों का, पूंजी का हो रहा है। अब सरकारें रिलैक्स हो चुकी है सरकारें काम नहीं करती। सरकार को अब सामाजिक कल्याण की चिंता नहीं है, आर्थिक कल्याण की चिंता नहीं है। सरकार को अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू मिल जाता है, सरकार को अच्छा खासा पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल जाता है, एस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर इनको जरूरत नहीं होती, तो सरकार इतना काम नहीं कर रही। वो इस सामाजिक आर्थिक कल्याण को लेकर करके चिंतित है। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। तो इन लोगों का क्या मानना है कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है ना, इससे आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा। एक बड़े छोटे तबके को मतलब जो बहुत बड़े लोग हैं, और उन बड़े लोगों की संख्या कितनी छोटी सी, मतलब इस आर्थिक वैश्वीकरण से बहुत छोटे तबके को फायदा होगा, उन्हीं को बेनिफिट होगा। बाकी जो लोग हैं जो जन कल्याण वाले काम है उन पे लिए वो सरकार पर आश्रित रहेंगे, और जब सरकार पर आश्रित है, सरकार पर डिपेंडेंट है, तो सरकार तो काम ही नहीं करेगी, तो उनकी तो स्थिति और भी बुरी हो जाएगी, बदहाल हो जाएगी। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए, या कहीं कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करे, मतलब सरकार ऐसे लोगों को सेव करे, ऐसे लोगों को सुरक्षाएं प्रदान करे, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम करे जो कि वैश्वीकरण से उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। उन पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए सरकार उनको बचाने का काम, उनको अच्छा का काम करे। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि सिर्फ सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या होगा, और भी बेहतर सरकार को करना चाहिए, और भी अच्छा काम करना चाहिए। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने को आवाज लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। तो वैश्वीकरण को रोकने की बात करी जाए, वैश्वीकरण के रोकने पर आवाज लगाई जा रही है, ठीक है। गरीब देशों की आर्थिक बर्बादी और हो जाएगी, और खासकर इन देशों के जो गरीब लोग हैं वो तो और भी बदहाल हो जाएंगे, उनकी तो और भी स्थिति बुरी हो जाएगी। मतलब जो गरीब देश है उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और गरीब देशों में भी जो सबसे गरीब है उनकी तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए सरकार को अपना रोल निभाना चाहिए, सरकार का जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, वो ज्यादा रहना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। पुनः उपनिवेशीकरण का मतलब क्या है कि वापस से तो उपनिवेशीकरण हो रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है किसी देशों को अलग अलग प्रकार से। वहां पे एक देश की कंपनियां जा रही है, वो बिजनेस चला रही है, सब कुछ वही कर रही है, तो फिर सरकार क्या कर रही हो, तो एक प्रकार से उस कंपनी की गुलाम बन चुका है वो देश। तो ये पुनः उपनिवेशीकरण का भाव किसी अर्थशास्त्रियों ने इन पर रखा है, बताया। उसको नव उपनिवेशीकरण भी कहा जाता है, न्यू कॉलोनियलिज्म इसको कहा जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थक का तर्क है कि इसमें समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। तो अभी तक जो पढ़ा वो तो सारे वो लोग थे जो आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है वो बताया। अब जो इसके समर्थक है वो कहते हैं, बोले नहीं, इससे तो ग्रोथ होती है, इससे तो तरक्की बढ़ती है और खुलापन आया है, ओपननेस आई है, आपके पास चॉइसेस बढ़ी है, आपके पास बेहतर विकल्प आए हैं, और उन विकल्पों से तो सबका भला होगा, सबका ही अच्छा होगा, इसमें किसी विशेष का नुकसान है नहीं। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है, इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। अब व्यापार में होगा तो सबको, हर देश को मौका मिल रहा है, वो सोचेगा नहीं हमें उनसे आगे निकलना, हमें उनसे आगे निकलना, बेस्ट परफॉर्म करना है, और उससे फायदा पूरी दुनिया को ही होगा, किसी एक देश को या एक समुदाय को नहीं। ये हो गए वैश्वीकरण के कट्टर सपोर्टर, वो हो गए वैश्वीकरण के कट्टर खिलाफ में। ये मध्य मार्गी है जो ना तो खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं और ना ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण खराब। ये कहते हैं हाँ ठीक है, पर ये तो सुधार होना ही चाहिए, मतलब बीच का रास्ता है। मध्य मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की है और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। तो इन लोगों का मानना है कि हाँ, वैश्वीकरण से कुछ चुनौतियां सामने आई हैं, पर ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण ही खत्म कर दिया जाए, हमें उन चुनौतियों का सही प्रकार से
सामना करना चाहिए और डट करके सामना करना चाहिए और वैश्वीकरण रहने देना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। तो इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पारस्परिक निर्भरता है, एक दूसरे पर जो निर्भरता है, उसकी रफ्तार तेज हो चुकी है। विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय, लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं भारत और वैश्वीकरण। इस वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या है, आइए देखते हैं। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। जब उपनिवेश का दौर चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स का शासन था भारत में, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये भारत है, तो भारत से कच्चा माल ले जाया करते थे। तो एक प्रकार से भारत क्या हो गया, कच्चे माल का निर्यातक हो गया। और जो यहाँ पर सामान बनता था वो सामान वो लोग भारत में बेचते थे और भारत उन सामानों का आयातक हो गया। मतलब इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के हिसाब से देख रहे थे। यहाँ से कच्चा माल है वो सस्ते में मिल जाता था, इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्री थी, उन कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करते थे और उनको यहाँ भारत में ला करके बेच देते थे। मतलब सस्ते में ले जाते थे और महंगे में ला करके यहाँ पे सामान को बेचते थे। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। तो अब क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ और भारत ने ये देखा कि यार हमारा अनुभव ये रहा है कि एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी से फिर धीरे धीरे भारत को पूरा कंगाल बना करके चले गए। और अगर अभी भी हम लोगों ने से किसी कंपनियों को भारत में आने का न्योता दे दिया, वो बिजनेस चलाएंगी और चलाएंगी, तो गलत बात है। हमारे तो जो थोड़े बहुत भी बिजनेसमैन बचे हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने 1947 से लेकर करके 1991 तक अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा और ज़्यादा से ज़्यादा सामान यही भारत के ही लोगों ने बनाया। और ये जो नीति थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत के ही लोग बनाएंगे, उस नीति को कहा गया आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या था कि जो हमें आयात करना पड़ता है, जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो हम खुद ही बना ले। क्यों मंगवाना पड़ रहा है हमें बाहर से? हम नहीं बना सकते? बोला बना सकते तो अपन ही बना ले। तो बाहर से कंपनियों का आना रोक थी 1991 तक, 1991 तक बाहर से सामान भारत सरकार नहीं मंगवाती थी। कुछ यहाँ का अनुभव था, कुछ भारत सरकार को ऐसा लगता था कि बाहर की जो कंपनियां वो आ जाएंगी तो हमारे यहाँ के जो उद्योगपति है उनको नुकसान होगा, हमारे यहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। उस समय के हिसाब से सही डिसीजन था। पर 1991 में आकर करके भारत सरकार ने एलपीजी की नीति अपनाई, अपनी इकोनॉमी को खोला, बाहर की कंपनियों को आने दिया, बाहर के देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया और वही कहलाई वैश्वीकरण की नीति। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात को अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सके। और हमने यह भी फैसला किया कि हम दूसरे देशों को निर्यात की भी अनुमति नहीं देंगे, मतलब वो यहाँ पर सामान को बेच सके और कर सके, उसकी भी अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारे जो उत्पादक है वो चीजों को बनाना सीखे और बनाए और हमारे देश के लोगों को ही बेचे। इस संरक्षणवाद से, देखिए संरक्षणवाद का संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना, संरक्षण करना, प्रोटेक्ट। इस प्रोटेक्टर वाली जो नीति थी कि नहीं साहब हमारे देश के उद्योगपतियों को बचाना है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, ये जो संरक्षणवाद की जो नीति थी ना, इससे अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छी बात है। पर इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हुए और उन बुरे प्रभावों के कारण कुछ दिक्कतें पैदा हो गई। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने के वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। तो इस 1991 के दौर तक कुछ बहुत अच्छे सुधार हुए, वो अच्छी बात है। पर बाकी जहां पे जितना सरकार को एफर्ट्स लगाने चाहिए थे उतने सरकार ने नहीं लगाए और आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसकी जो रेट है वो भी धीमी रही। मतलब जितनी उम्मीद थी कि इतनी तेजी से आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक ग्रोथ होगी, वो नहीं हो पाए। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की उच्च दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। तो अब 1991 में वित्तीय संकट से उभरा भारत, वित्तीय संकट आ गया। भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी अपना कर्ज चुकाने की, भारत ने गोल्ड में चुकाया। स्थिति खराब हो चुकी थी, इसलिए भारत ने फिर अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, एलपीजी की नीति अपनाई। भारत ने इतनी प्रकार की जो बाधाएं लगा रखी थी, हम आयात नहीं करेंगे, हम सामान बेचेंगे नहीं, बाहर की कंपनी नहीं आएगी, ये नहीं वो नहीं, इन सारे प्रकार की बाधाओं को, रोक टोक को सरकार ने हटा दिया और वैश्वीकरण का खुला न्योता पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया गया।
ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। अब हम ये कहें कि नहीं तो बहुत अच्छा था, या ये कहें कि नहीं ये डिसीजन तो बहुत गलत था, तो ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि उससे कितने लोगों को फायदा हुआ और कितनों को नुकसान हुआ, उसी से हम आइडिया लगा पाएंगे। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध। पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वैश्वीकरण का विरोध हुआ है। क्यों हुआ है वो देखते हैं। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन डिबेटेबल मुद्दा है, डिबेट कर सकते हो, कोई पक्ष में बोलेगा कोई विपक्ष में बोलेगा, विपक्ष वाला भी 1000 पॉइंट रख देगा, पक्ष वाला भी 1000 पॉइंट रख देगा, तो बहुत डिबेटेबल मुद्दा है, ठीक है ना। और इसके जो आलोचना होती है, बुराइयां होती हैं, तो इसके आलोचक कुछ तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि वैश्वीकरण इसलिए खराब है। क्यों खराब है, देखो, जैसा इसके दोनों बुराई करते हैं, वामपंथी विंग भी बुराई करती है और दक्षिणपंथी भी बुराई करते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज्यादा धनी और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है। तो जो वामपंथी है, जो समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले जो विचारधारा, वो लोग ये कहते हैं कि साहब इससे क्या हुआ है कि जो ये तो पूंजीवाद की अवस्था है और इसमें जो धनिक हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो और भी धनी हो रहे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, और गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब हो रहा है। तो ये तो गलत बात है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है, और इन वैश्वीकरण के कारण राज्य जो है, सरकार जो है, वो कमजोर हो चुकी है, और कमजोर होने के कारण वो गरीबों की रक्षा करने के लिए उसकी क्षमता कम हो चुकी है, वो उतना काम नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो। और जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो संस्कृति को लेकर के, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर के चिंतित है। उनका मानना है कि हाँ खुलापन है वो ठीक है, बट कुछ जगहों पर आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की नीति को सरकार को अपनाए रखना चाहिए। ऐसा पूरा खोल देना नीचे पूरा वैश्वीकरण ठीक नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। तो अब जो लोग वैश्वीकरण के विरोध में है, उनका यह भी मानना है कि साहब संस्कृति के जो मूल्य है ना, उनको लोग खो देंगे, बाहर की संस्कृतियों को लोग अपनाना शुरू कर देंगे, और हजारों सालों से जो भी देश है, वो हजारों सालों से जो भी अपनी संस्कृति को अपना रहा है, अपने मूल्यों को अपना रहा है, वो उनको छोड़ देगा, उनको भूल जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी है, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। तो जो भी वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं ना, वो सच में वैश्वीकरण के विरोध नहीं है, वो वैश्वीकरण के किसी प्रकार के खास कार्यक्रम के विरोधी है, जो कि कहीं ना कहीं वो साम्राज्यवाद का रूप है। मतलब पूर्ण रूप से कंपनियां ही देश को कंट्रोल कर रही है, अपना साम्राज्य फैला करके बैठी है, वो सब कुछ उन्हीं के ही हिसाब से चल रहा है। उस साम्राज्यवाद के खिलाफ ये आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। 1999 में सिएटल अमेरिका में एक सिटी का नाम है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। तो विश्व व्यापार संगठन में जितने भी देश जुड़े हुए हैं उनके मंत्रियों की वहां पे बैठक होती है। यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन करा गया। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन इस बात का हुआ कि आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश है, जो मजबूत देश है, वो क्या कर रहे हैं, अनुचित तौर तरीकों से, गलत तरीकों से क्या है, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो विकासशील देशों की उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जितनी कि उनको करनी चाहिए। वो गलत तरीकों से अपना सामान दूसरे देशों में बेच रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया। मतलब, और जो अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें विकासशील देशों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है वो विकसित देशों के हिसाब से चल रही है। विश्व व्यापार संगठन कहीं ना कहीं इन विकसित देशों का कठपुतली बनकर के काम कर रहा है, उनके हिसाब से काम कर रहा है, और इस वैश्वीकरण का पूरा जो नुकसान है वो किसको उठाना पड़ रहा है, विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। और विकासशील देशों में जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उनको ज्यादा इसका प्रभावित होना पड़ रहा है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। तो कौन सा मंच है, वर्ल्ड सोशल फोरम। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये नव उदारवादी नहीं, नव उपनिवेशवाद होना चाहिए, शायद ये शायद यहाँ पे गलत होगा, एक बार आप बुक में चेक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। नव
उपनिवेशवाद का जो वैश्वीकरण है उसका विरोध करते हैं, चाहे वो पर्यावरणवादी हो, महिलाएं हो, ये सब लोग। वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक हुई वो 2001 ब्राजील के पोर्ट अल्गेरे में हुई। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। 2004 में इसकी जो चौथी बैठक हुई वो मुंबई में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगली बैठक ब्राजील मार्च 2018 में होगी। ओके, किसकी? वर्ल्ड सोशल फोरम की, जो कि वैश्वीकरण के खिलाफ मुद्दे उठाने में आगे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध पूरी दुनिया में किस प्रकार से हो रहा है, पर क्या भारत में भी वैश्वीकरण का विरोध है? भारत और वैश्वीकरण प्रतिरोध देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है, तो आइए जानते हैं। सामाजिक आंदोलनों से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। तो सामाजिक आंदोलन जब होते हैं तो उसे में आस पड़ोस की खबर मिलती है कि क्या हो रहा है एग्जैक्ट में, कौन सा समाज, कौन सा समुदाय समस्याओं से गुजर रहा है, किन समस्याओं का सामना वो कर रहा है, और उन समस्याओं के हल तलाशना, जो हल है, समस्याओं का समाधान है, वो भी उन आंदोलनों से ही देखने को मिलता है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज राजनीतिक दलों की तरफ उठते हैं तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से उठते हैं। मंच, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसे इंडियन सोशल फोरम है जो कि वैश्वीकरण का विरोध करता है। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। तो औद्योगिक, श्रमिक हो गए, किसानों के संगठन हो गए, उन्होंने बहुराष्ट्रीय निगमों का भारत में आने पर विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी, यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट करा लिया है। इसकी भी कड़ा विरोध करा कि साहब नीम का हम तो हजारों वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं और उस पर अपना अधिकार अमेरिका और यूरोप जैसे देश जमा रहे हैं, तो गलत बात है। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमे से भी हुआ। तो ये तो वामपंथियों ने विरोध करा, दक्षिणपंथी खेमा वो विरोध करता है। वो सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध करता है कि जो सांस्कृतिक का प्रभाव हो रहा है, पश्चिम की संस्कृति हमारे देश के युवाओं पर, हमारे देश के लोगों पर लादी जा रही है, उसके कारण हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने का विरोध किया जाता है दक्षिणपंथी लोगों के द्वारा। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का भी विरोध इसमें शामिल होता है। ओके, और इसी के साथ आज हमारा जो वन शॉट है वो भी कंप्लीट होता है, वो भी पूरा होता है। आपको आज का वन शॉट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्निंग शार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं मिलूंगा आपको आगे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।